हेलो बच्चों, कक्षा 10 के साइंस एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की साइंस बुक का ही एक चैप्टर है, इसके भाग 1 के अंतर्गत 20 प्रश्न हल किए थे। आज हम इसी का भाग 2 अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अन्य 20 प्रश्नों को इस चैप्टर से हल करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन है, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखिए, पहले तो ये समझिए, ये मेल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन होते हैं, उसके अंतर्गत ये उत्पन्न होते हैं। इन्हें इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और ये वृषण कोश में, ठीक है, मेल ऑर्गन है वृषण कोश, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं। ये शुक्राशय में इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, वहाँ उत्पन्न नहीं होते। शुक्राणु नली से होते हुए ये शिश्न मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत होंगे। सही ऑप्शन होगा वृषण कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अंडाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, अंडाणु ये फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आप मिला सकते हैं शब्द से शब्द को, तो ये उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, यानी ओवरी में, ठीक है, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसमें होंगे योनि में, ना ही गर्भाशय में होंगे। और ये सभी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह तो हो ही नहीं सकते अणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग होता है रजोधर्म के कितने समय पश्चात? देखिए, ये मेंसेस साइकिल होती है जो वुमेन में होती है, फीमेल्स में होती है। तो ये कब होता है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हैं आपको, 6 से 10 दिन बाद, 12 से 14 दिन बाद, 16 से 20 दिन बाद या 22 से 28 दिन बाद। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आएगा 12 से 14 दिन बाद। ठीक है ना, तो 6 से 10 दिन होगा ना, 16 से 20 दिन होगा ना, 22 से 28 दिन होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा 12 से 14 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रजोधर्मों के मध्य अंतराल कितना होता है? देखिए, यहाँ 2 रजोधामो हो गया है, इसको हम रजोधर्म कहेंगे, ठीक है, मेंसेस साइकिल कहेंगे। तो इसमें हमारा कितने का अंतर होता है? तो ये हमारे 2 जो होते हैं, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, इसके बीच में जो टाइमिंग होती है वो होती है 28 डेज की। ठीक है, लगभग 28 डेज बाद नेक्स्ट जो मेंसेस साइकिल है वो होती है। तो 14 डेज नहीं होगा, 21 डेज नहीं होगा, 30 डेज नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा 28 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पुरुषों में, अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो सेम वही है ये। ठीक है, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं हमारे? देखिए, बेसिकली जो हमारा इसमें ऑप्शन है, देखिए इसमें दोनों चीज़ें दी हैं आपको, वृषण कोश भी दिया है, वृषण भी दिया है। अगर आपको ऑप्शन में वृषण कोश दिया है तो केवल वृषण कोश दिया है तो वृषण कोश आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ वृषण भी दिया हुआ है तो आपके लिए सही ऑप्शन होगा वृषण में। ठीक है, प्रोस्टेट्स में होता है। ठीक है, वृषण कोश में नहीं मानेंगे इस समय, क्योंकि हमें इसका भीतरी भाग वृषण का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो वृषण कोश हमारा सही ऑप्शन मान लिया जाता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है कब तक? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 30 से 35 वर्ष की आयु तक, 40 से 45 वर्ष की आयु तक, 45 से 50 वर्ष की आयु तक या जीवन पर्यंत। तो यहाँ सही आंसर होगा 45 से 50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों में अंडोत्सर्ग हो सकता है। ठीक है ना, ये 30 से 35 है, ना ये 40 से 45 है, ना ये जीवन पर्यंत है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा
गलत होगा और 45 से 50 जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है, किस उम्र तक होते हैं? तो पुरुषों में शुक्राणु जो उत्पन्न होते हैं वे जीवन पर्यंत रहते हैं, ठीक है, उनमें जीवन पर्यंत जो स्पर्म से उनका निर्माण होता रहता है। 30 से 35 भी गलत है इसमें, 40 से 45 भी गलत है, 45 से 50 भी गलत है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा में अंडे का शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नली में या गर्भाशय में? तो देखिए निषेचन की जो क्रिया है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? तो वो क्रिया होती है गर्भाशय के अंदर, ठीक है, कहाँ पर होगी? गर्भाशय के अंदर होगी। ये तीनों ऑप्शंस जो ऊपर के हैं ये गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? वृषण में, अग्नाशय में, यकृत में या शुक्रवाहिनी में? तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये घूम घूम कर आया है। तो मैंने ये बोर्ड एग्जाम्स के ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए 3 तरह से पूछा गया है, और मैंने ये 3 तरह से था, तो इसीलिए मैंने ये तीनों तरह से दिया है कि ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जग गया है अलग अलग तरह से, ठीक है। तो कहाँ निर्माण होता है अब तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो कहाँ होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है, ठीक है। अग्नाशय भी नहीं है, यकृत भी नहीं है, शुक्रवाहिनी भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? वृषण सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं। नर और मादा को जब हम बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? देखिए अगर बाह्य लक्षण के आधार पर पहचानेंगे तो इसमें क्योंकि 2 तरह के लिंगों का बात हो जाती है, तो इसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक लिंगी बोलेंगे ना, द्विलिंगी बोलेंगे ना, उभयलिंगी बोलेंगे, ठीक है। हम इसे लैंगिक द्विरूपता कहेंगे कि 2 तरह के रूप वाली लिंग के आधार पर हम इसे पहचान पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है कौन सा? देखिए मनुष्य के अंदर नर जो है हमारा, पुरुष जो हैं उनके अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है जो कि उनके गौण लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक शारीरिक शक्ति का हार्मोन होता है। यही कारण है, इसी हार्मोन की वजह से पुरुषों का जो शारीरिक बल है वो स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। तो ये शारीरिक बल टेस्टोस्टेरोन की वजह से अधिक होता है, और इसका जो स्त्रावन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन के साथ होता है, ठीक है। तो नर हार्मोन, कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि नर हार्मोन हम किसे कहते हैं, तो नर हार्मोन हम एंड्रोजन हार्मोन को कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन को नहीं कहते। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन के साथ ही होता है, और ये शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल के प्रदर्शित करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर आपका, महिलाओं में आवर्त चक्र की अवधि होती है कितनी? ठीक है, आवर्त चक्र आप जानते हैं, मैंने अभी ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आपके पास आया था कि कितने का अंतर होता है 2 रजो धर्मों के बीच में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 28 दिन। आवर्त चक्र की जो अवधि है वो 28 दिन की होती है। 28 दिन के बाद वो नए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोबारा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में रजोनिवृत्ति की आयु होती है कितने वर्ष? तो महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति है वो, इसमें ऑप्शन जो दिया है, देखिए वैसे तो 45 से 50 वर्ष की आयु अभी अभी हमने क्वेश्चन हल किया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 45 वर्ष या 50 वर्ष नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हमें दी हुई है वो 40 वर्ष दी हुई है, तो हम यहाँ पर 40 वर्ष को ही ऑप्ट करेंगे। ऑप्शन हमारा 40 वर्ष सही हो जाएगा। यानी हमें ऑप्शन के हिसाब से तय करना होता है ना। अगर हमारा वो जो ऑप्शन है 45 वर्ष नहीं दिया है, या 45 की जगह 46 47 दिया होता तो हम उस पर भी ऑप्शन
टिक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ 40 मैक्सिमम दिया है तो हम 40 लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य है, मनुष्य क्या है? एक अंडज है, अंड जरायुज है, या फिर जरायुज है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूं, अंडज का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, तो मनुष्य तो अंडे नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अंड जरायुज का मतलब है कि जो अंडे देते हैं और अर्ध विकसित जो हैं शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी नहीं है मनुष्य। और जरायुज का मतलब होता है जो सीधे संतान उत्पन्न करते हैं, बच्चे शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, तो जरायुज है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य क्या है? जरायुज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी या ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है कॉपर्टी। कॉपर्टी एक अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां हैं। तो परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां कौन सी हैं? निरोध, डायफ्राम, कॉपर्टी या ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन आएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर्टी लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है गर्भाशय में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है। ठीक है, नर में क्या होता है परिवार नियोजन के लिए? तो नर में एक विधि है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के माध्यम से परिवार नियोजन कराया जाता है नर में। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में आगे आते हैं हम, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। नर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो यहाँ पर हमारी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये केवल नर में पाई जाती है, स्त्री में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रजो, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रजो चक्र का नियमन करने वाली कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है जो हमारे रजो चक्र को नियंत्रित करती है? तो ये है हमारी मास्टर ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होती है और ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। तो यही ग्रंथि है जो रजो चक्र का भी नियंत्रण करती है, उसका भी नियमन करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये 20 प्रश्न हो गए जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर से। इसके बाद मैं इसी चैप्टर के अन्य 20 प्रश्न और आपके सामने लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ भी लें और इसके जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं, उन्हें हम अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो सही लगा है, तो इसको लाइक भी कर सकते हो और इसको दोबारा जो है आप जैसे एक बार क्वेश्चंस को याद कर लो, फिर उसके बाद दोबारा इसको रिपीट देख करके आंसर्स टैली कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस समझ में आए हैं। इस तरह से आपके ये दोहराए जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।